नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। हम लोग इस चैनल पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पढ़ने के क्रम में हम लोग जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल उसका नाम है ट्रांसफार्मर्स। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर्स। और उसमें से आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग बिल्कुल फोकस रखेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। ठीक है, किस पे? तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे आप लोग पूरा फोकस रखेंगे। और क्या क्या कर लेंगे, तो आज थ्योरी भी करवा देंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में और क्वेश्चन भी करवा देंगे, दोनों काम हो जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों काम यहीं पे हम लोग सल्टा देंगे। ठीक है, बाकी ये कोर्स जो है रेलवे एलपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीएसपी एससीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आईटीआई के लिए, एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो आप लोगों से अपील है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा ना वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा मुख्य टॉपिक क्या है दोस्त? आज हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? तो आज हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो है ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर में भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर आज मुख्य टॉपिक है हमारा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो टेंशन मत लीजिए, दिल थाम के रखिए, बहुत आसानी से और बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आइए तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसा था। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसा था एक बार देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये बनाया जो है क्या है? ये बोलेंगे कोर है सर। ये क्या है? तो ये कोर है सर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये बना रहे हैं रेड कलर करके, इसे क्या बोलते हैं सर? इसको बाइंडिंग बोलते हैं सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको बाइंडिंग बोलते हैं। एक को कोर बोलते हैं, एक को बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक को कोर बोलते हैं, एक को वाइंडिंग बोलते हैं। अभी बताइए ट्रांसफार्मर जो है एसी पे काम करता है कि डीसी पे? एसी पे काम करता है कि डीसी पे? तो आप बोलिए सर ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों एसी पे काम करता है। सर ट्रांसफार्मर जो है एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता। ये बात आपको पता ही है, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, ये बात जो है आप सबको पता है। तो यहाँ से जो है एसी करंट बह रहा है। कैसा करंट? एसी करंट बह रहा है। ठीक है, चलिए, इस एसी करंट के बहने के कारण क्या हुआ दोस्तों? तो इस कोर में जो है फ्लक्स आ गया। कोर में क्या आ गया? फ्लक्स। ये फ्लक्स जो है पूरा कोर में घूम रहा है ऐसे। ठीक है, पूरा कोर में जो है ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये कोर जो है, कोर में क्या हो रहा है? फ्लक्स घूम रहा है। इस फ्लक्स का क्या नाम बोलते हैं? तो म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं या मेन फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स या मेन फ्लक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या क्या चीज़ है यहाँ पे देखना है। अब देखिए ये फ्लक्स के कारण, ये फ्लक्स के कारण आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? वोल्टेज प्रेरित होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रेरित वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, ई से दर्शाते हैं। क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे ई जो लिखे हैं इसको ई टू लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाइंडिंग कौन सा है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, वोल्टेज प्रेरित हुआ है। तो वैसे ही इसी फ्लक्स के कारण, इसी फ्लक्स के कारण जो है सेकेंडरी में ई टू हो गया, और इसी फ्लक्स के कारण प्राइमरी में जो वोल्टेज आएगा दोस्तों वो क्या होगा? ई वन होगा। क्या होगा? ई वन। ठीक है, प्राइमरी में वोल्टेज होगा ई वन होगा, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा ई टू होगा। ठीक है, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ का दोस्तों फार्मूला क्या है वो ध्यान में रख लीजिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है दोस्तों ई आर एम एस। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दोस्तों वो भी क्या होगा? वो भी एसी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा दोस्तों? तो 4.44 गुना फ्रीक्वेंसी गुना कितना फेरा है उसकी संख्या गुना फ्लक्स का अधिकतम मान। ठीक है, 5m फ्लक्स का क्या? अधिकतम मान। तो एफ क्या हो गया दोस्तों? तो एक हो गया आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। एफ क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, इसको हर्ज में। एन क्या हो गया? तो फेरों की संख्या। एन क्या हो गया? तो फेरों की संख्या हो गया दोस्तों। उसमें कोई दिक्कत? उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। और 5m क्या हो गया? 5m क्या हो गया दोस्तों? तो 5m जो दोस्तों हो गया वो हो गया आपका फ्लक्स का अधिकतम मान। ठीक है, फ्लक्स का अधिकतम मान, फ्लक्स का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम मान। ठीक है, क्या चीज़ में होगा? तो ये वेबर में होता है। क्या चीज़ में होता है? ये वेबर में होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से E1 क्या हो जाएगा? मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज हुआ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4.44 गुना
फाई एम गुना फ्रीक्वेंसी गुना N1, क्योंकि पहला वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ है, पहला वाइंडिंग जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसमें कितना है, N1 टर्न्स है, मतलब फेरों की संख्या कितना है, N1 है। दूसरा में क्या फेरों की संख्या, तो N2 है। ठीक है, तो इसको बोल दीजिए N1 यहाँ पे फेरों की संख्या है, या यहाँ पे N2 फेरों की संख्या है। ठीक है, तो वैसे ही अब E2 निकालिएगा तो क्या होगा, जो दूसरा वाइंडिंग में वोल्टेज जो बना है वो क्या हो जाएगा, 4.44 इंटू 5M गुना F गुना N2, ये हो जाएगा। अब दोनों को भागा दे दीजिए, क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, तो E1/E2 क्या हो जाएगा दोस्तों, E1/E2 क्या हो जाएगा, सब देखिए कट जाएगा, सब कट जाएगा, खाली बचेगा क्या, तो N1/N2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, N1/N2, तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखिएगा, तो ये जो है कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में काम आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन में जो है बहुत काम आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना है। RMS क्या होता है, जो RMS वैल्यू है इंड्यूस्ड EMF का, प्रेरित वोल्टेज का, क्या हो जाता है, तो आग बंद कीजिए, 4.44 गुना फ्रीक्वेंसी गुना फेरों की संख्या गुना फ्लक्स का अधिकतम मान। ठीक है, तो ये वाला याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। तो बिल्कुल इसी प्रकार से 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी होता है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें 3 गो इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, 3 गो इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो कैसा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है दोस्त क्या होता है, देखिए देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो है ना आपका, जैसे इसमें भी देख लीजिए क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। वैसे ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा और लो वोल्टेज साइड हो जाएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं, खाली यहाँ पे 3-3 गो हो जाएगा, 3-3 गो हो जाएगा। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक वाइंडिंग हो जाएगा, ये मान लीजिए लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है। ठीक है, इसका जो है करस्पॉन्डिंग वाइंडिंग ये हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड में। वैसे ये वाला जो है, इसका जो है उसके ये वाला हो जाएगा आपका वाइंडिंग हाई वोल्टेज साइड में। वैसे इसका जो है क्या हो जाएगा, तो ये वाला वाइंडिंग जो हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड में। तो इस तरह का 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का कुछ फ़ायदा भी होता है, बहुत सारा फ़ायदा होता है। और जितने भी आप ट्रांसफार्मर देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द, लगभग सारे ट्रांसफार्मर, लगभग कितना 95% ट्रांसफार्मर आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, 95% ट्रांसफार्मर आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर ही मिलेंगे प्रयोग में। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है दोस्तों उपकरणों में होता है, जैसे टीवी में हो गया, जैसे आपका चार्जर में हो गया, तो ये सब जगह पे जो है छोटा छोटा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, और ये सब जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन आपको जितना भी आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर अपने आसपास या कहीं पे भी देख रहे हैं, तो सब सब क्या है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है। क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड में या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से सेकेंडरी साइड में या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा। क्योंकि आपको पता है कि 3 फेज में क्या होता है, या तो स्टार होता है या तो डेल्टा होता है, इस तरह का कनेक्शन होता है। देखिए, देख लीजिए एक बार भाई आप लोग। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए सर, ये होगा, एक वाइंडिंग होगा प्राइमरी में, एक वाइंडिंग होगा सेकेंडरी में। ठीक है, एक वाइंडिंग हो गया प्राइमरी में, एक वाइंडिंग क्या हो गया सेकेंडरी में। ठीक है, जो वोल्टेज इंड्यूस हो गया सेकेंडरी में, अगर आप लोड जोड़ दीजिएगा तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, लोड जो है जल जाएगा, बल्ब जो है जल जाएगा। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसमें सप्लाई भी 3 फेज जाएगा और उसका आउटपुट भी क्या होगा, तो 3 फेज निकलेगा। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई में क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सप्लाई भी सिंगल फेज जाएगा, सिंगल फेज सप्लाई भी जाएगा और आउटपुट भी क्या मिलेगा, सिंगल फेज। बिल्कुल उसी प्रकार से 3 फेज ट्रांसफार्मर में इनपुट भी जाएगा 3 फेज और आउटपुट भी मिलेगा 3 फेज। ठीक है, खाली अंतर क्या होगा, अंतर वही होगा कि वोल्टेज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जैसे ट्रांसफार्मर का लक्षण है, बिल्कुल उसी लक्षण पे ट्रांसफार्मर खरा उतरेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी लक्षण पे ट्रांसफार्मर जो है खरा उतरेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर को समझना है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग हो जाएगा दोस्तों, 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपका जो है 6 वाइंडिंग हो जाएगा। जैसे आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग दिख रहा है, 2 वाइंडिंग दिख रहा है, वैसे ही 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको देखिए 6 वाइंडिंग मिल जाएगा। एक ये हो गया, 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 तो 6 वाइंडिंग हो गया। समझ गया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से समझना है।
अब देखिए दोस्तों, कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि आखिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, ठीक है। तो उसके ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनके बहुत ज़्यादा क्या है फ़ायदे हैं। एक बार देख लीजिए, 3 फेज और सिंगल फेज में तुलना, ठीक है। सिंगल फेज और 3 फेज में जो है तुलना करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये हो गया और 3 फेज ट्रांसफार्मर ये हो गया। आप लोगों के लिए टेबल बना के लाए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्या है। पहला बिंदु क्या है दोस्तों, पहला बिंदु ये है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है 3 फेज सप्लाई पे काम करता है। बड़ा सिंपल बात है, ठीक है। अब देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। वैसे ही 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। सिंपल, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है ना, लो पावर के लिए ज़्यादा तक इस्तेमाल में आता है, ठीक है। लो पावर डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैसे ही आप 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे ना, तो ये हाई पावर रेटिंग के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इफिशियंसी की बात करेंगे ना, अगर दक्षता की, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है थोड़ी कम होती है और वही 3 फेज ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। वही बोलेंगे प्रयोग कहाँ पे होता है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको जहाँ भी देखेंगे वहीं मिल जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, ठीक है, चाहे आपका ट्रांसमिशन संचार में हो, आप बड़े बड़े जो टावर देखते हैं वहाँ पे हो, ठीक है, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन में हो, मतलब वितरण में हो, बिजली का जहाँ वितरण होता है वहाँ पे भी 3 फेज ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। तो आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर मिलता है ना देखने को, वो भी क्या है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है। और आपका सिंगल फेज कहाँ पे प्रयोग में आता है, तो छोटे छोटे जो घर में उपकरण होते हैं ना, उसमें आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग में आता है। एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल जो चार्जर है, ठीक है, मोबाइल चार्जर हो गया या कोई भी चार्जर हो गया, उसमें आपको जो है ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, ठीक है। टीवी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब में जो आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मिलेगा। तो जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी छोटे मोटे उपकरण होते हैं, उसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और बड़े बड़े जो फैक्ट्री में हो गए, ठीक है, आपकी बिजली जो आसपास में देता है वो ट्रांसफार्मर, तो वो सब क्या होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए और क्या क्या आधार होता है, ठीक है। अगर लागत की बात करें, लागत की बात करें तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में थोड़ा ज़्यादा लागत लगता है। वही वही अगर आप 3 फेज ट्रांसफार्मर लेंगे तो पर MV पर KVA जो कॉस्ट होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, तो आपको न्यूट्रल जो है हमेशा उपलब्ध रहेगा, लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर में खाली स्टार कनेक्शन में ही आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या क्या प्रकार के कनेक्शन होते हैं, तो आपको देखिए स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, आपका स्टार डेल्टा देखने को मिलेगा। तो इससे भी घबराना नहीं है, सबको एकदम क्लियर कर देंगे कि कौन क्या होता है और किसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर हम लोग आगे जाके चर्चा करने वाले हैं। कौन सा पॉइंट, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसी पे आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान भी है, ठीक है। तो क्या समझना है कि कम लोड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जहाँ पे ज़्यादा लोड रहेगा वहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम लोग पूरी बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर की। तुलना हो गया बहुत, अब हम लोग बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, 3 फेज वाइंडिंग होगा वहाँ पे। और 3 फेज वाइंडिंग को कनेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो स्टार में कर सकते हैं दोस्तों, या तो डेल्टा में कर सकते हैं, ठीक है। या तो स्टार में कर सकते हैं या तो डेल्टा में कर सकते हैं। स्टार बोले मतलब क्या, स्टार बोले मतलब क्या दोस्तों, तो स्टार मतलब देखिए इस प्रकार से होता है स्टार, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। स्टार जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, स्टार जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। और डेल्टा कैसा होता है दोस्तों, तो डेल्टा तो होता है एक ट्रायंगल के माफिक होता है, एक त्रिभुज जैसा वो कनेक्शन उसका रहेगा, ठीक है। तो एक हो गया स्टार, एक हो गया डेल्टा, एक हो गया स्टार, एक हो गया डेल्टा, ठीक है। तो कोई भी 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे ना, तो या तो उसका कोई भी प्राइमरी वाइंडिंग देख लीजिए या सेकेंडरी वाइंडिंग देख लीजिए, या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा, ठीक है, या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा। तो उसी आधार पे हम लोग बांटेंगे तो कितना प्रकार से बनेगा, 4 प्रकार का बनेगा। कितना प्रकार का बनेगा दोस्तों, 4 प्रकार का बन सकता है। क्या बन सकता है भाई, आप ही बताइए क्या बन सकता है। देखिए पहला मान लीजिए कि दोनों साइड, प्राइमरी साइड में भी स्टार कनेक्शन और सेकेंडरी साइड में भी स्टार कनेक्शन, एक संभावना ये हो गई। दूसरा मान लीजिए कि प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी साइड में भी डेल्टा कनेक्शन, एक संभावना ये हो गया, ठीक है। अगला संभावना क्या हो गया, तो एक साइड डेल्टा और दूसरी साइड स्टार, तो एक ये हो गया। अगला साइड में क्या हो जाएगा, एक साइड स्टार दूसरी साइड डेल्टा,
तो ये कनेक्शन हो गया। तो 4 संभावना बनती है। तो उसी प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मर जो है कितने प्रकार का हो जाएगा, 4 प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार, यही 4 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, सिंपल है। चलिए, सिंपल है, सिंपल है, स्टार्ट करें। आप लोगों में से जो बच्चे अभी स्टार कनेक्शन और डेटा कनेक्शन नहीं जानते हैं, एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो एक बार देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार कनेक्शन क्या होता है दोस्तों, तो स्टार कनेक्शन ये होता है कि 3 वाइंडिंग जो होता है ना, उसका एक एक कोना लेके जोड़ दिया जाता है। तीनों वाइंडिंग का जो है एक एक कोना लेके जोड़ दिया जाता है। इस बिंदु को बोलते हैं न्यूट्रल बिंदु। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो इसको बोल रहे हैं आप स्टार कनेक्शन। इस कनेक्शन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। और इसको दर्शाते कैसे हैं, तो बाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बाई। इस तरीके से स्टार कनेक्शन को दिखाते हैं, बाई से। ठीक है, जब दर्शाना होता है कि स्टार कनेक्शन है तो बाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तब बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रल वहीं पे होता है जहाँ पे तीनों जो है, तीनों का एक टर्मिनल जो है मीट करता है, मिलता है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है लाइन वोल्टेज, लाइन करेंट, फेज वोल्टेज, फेज करेंट। तो फेज जब भी बोलेगा ना, तो आपको क्या चीज़ से संबंध रखना है, जब भी आपको फेज बोलेगा तो कोई भी एक कुंडली से संबंध रखना है, कोई भी एक कुंडली से संबंध रखना है, वही फेज हो जाएगा। जब लाइन बोलेगा ना, तो वो आपको लाइन से संबंध रखना है। ठीक है, जब भी लाइन वोल्टेज बोल दिया, लाइन करंट बोल दिया, तो हमेशा संबंध किससे रहेगा, तो इस लाइन से संबंध रहेगा। ठीक है, जब भी आपको बोल दिया कि फेज वोल्टेज या फेज करंट, तो किससे संबंध रहेगा, इस कुंडली से संबंध रहेगा। इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ही क्या करना है आपको, ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए, अभी आपको बोल देगा फेज वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, तो फेज वोल्टेज वही वोल्टेज होगा जो इस कुंडली में लगेगा, इस कुंडली में लगेगा। तो फेज वोल्टेज हो गया ये वाला, तो इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, फेज वोल्टेज। अब बोलेगा लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो 2 गो लाइन, कोई भी 2 गो लाइन ले लीजिए, उसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे दोस्तों। तो ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। वैसे ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया, ये दोनों के बीच में वोल्टेज क्या होगा, तो लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो आपका फेज वाले कोई भी 2 गो फेज के वोल्टेज जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो R/B इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो कोई भी 2 गो फेज के बीच में वोल्टेज निकालिएगा ना, उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। और कोई भी एक कुंडली के अक्रॉस जब वोल्टेज निकालिएगा तो बोलेंगे फेज वोल्टेज। वैसे ही लाइन करंट और फेज करंट। ठीक है, लाइन करंट और फेज करंट। फेज करंट क्या होगा, तो जो कुंडली में करंट बहता है ना, जो कुंडली में करंट बहता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं क्या, फेज करंट। क्योंकि आपको बताए हैं कि फेज जब भी बात करेगा तो कुंडली से संबंधित रहेगा, और लाइन जब भी बात करेगा तो किससे संबंध रहेगा, तो फेज से बात रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन करंट। ठीक है, तो लाइन करंट आपका हो गया ये वाला, आपका लाइन करंट आपका हो गया ये वाला। और फेज करंट क्या हो गया, तो जो कुंडली में बहने वाला करंट है वही क्या है, फेज करंट है। तो जो कुंडली में बहने वाला करंट क्या है, वही फेज करंट है भाई। ये समझ में आ गया। अब संबंध को ध्यान रखना है। संबंध क्या है, संबंध क्या है दोस्तों, तो लाइन करंट और फेज करंट आपको दिख रहा है कि सेम ही चीज़ है। लाइन करंट और फेज करंट क्या है, सेम चीज़ है। लाइन वोल्टेज देखेंगे दोस्तों तो √3 गुना फेज वोल्टेज होता है। लाइन करंट देखेंगे तो √3 गुना फेज वोल्टेज होता है। ये 2 बिंदु हो गया। और क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, तो न्यूट्रल दोस्तों अवेलेबल रहता है। न्यूट्रल क्या है, उपलब्ध है। क्या है, न्यूट्रल उपलब्ध है। तो यही 3 बिंदु आपको ध्यान रखना है स्टार कनेक्शन में। ये 3 बिंदु क्या रखना है, स्टार कनेक्शन को ध्यान रखना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं डेल्टा कनेक्शन की। अब किसी बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की, और उसके बाद जो है चारों कनेक्शन आपको पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन फटाफट आज करेंगे। आज क्वेश्चन करने की बारी ज़्यादा होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, ये हो गया आपका आर फेज, ये हो गया आपका बाई फेज, ये हो गया आपका बी फेज। यहाँ पे भी ऐसे ही दर्शाना है। देखिए, जब भी कोई बोलेगा फेज तो क्या समझना है, कोई भी कुंडली पर जोर मारना है। तो ये कुंडली पकड़ ली, फेज वोल्टेज बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जो वोल्टेज बन रहा है कुंडली पे वो फेज वोल्टेज हो गया। लाइन वोल्टेज जब भी बोलता है तो 2 लाइन के बीच में कोई भी 2 लाइन ले लीजिए। ठीक है, दोनों फेज का लाइन होना चाहिए, उसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज हो गया। करंट, फेज करंट जब बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जो फेज में से करंट बह रहा है यानी कुंडली में जो करंट बह रहा है वही आंसर हो जाएगा।
लाइन करंट क्या होगा, तो जो लाइन में करंट बह रहा है वो लाइन करंट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये कनेक्शन कौन सा है, ये कनेक्शन कौन सा है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। दिखाते कैसे हैं, तो एक त्रिभुज से दिखाते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज से दिखाते हैं डेल्टा कनेक्शन को इस प्रकार से। तो इसमें क्या संबंध याद रखना है, कौन सा संबंध याद रखना है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर पाया जा रहा है, बराबर मिल रहा है। और लाइन करेंट देखेंगे तो √3 गुना फेज करेंट होता है। लाइन करेंट देखिएगा तो √3 गुना फेज करेंट होता है। तो ये संबंध ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जो होता है दोस्तों उपलब्ध नहीं है। न्यूट्रल क्या है, उपलब्ध है नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 चीज़ें यहाँ समझना है। ठीक है, क्या है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर, लाइन करंट अगर निकालना है तो √3 गुना फेज करंट हो जाएगा बस। और न्यूट्रल यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए, अब ट्रांसफार्मर हम लोग ले लेंगे पहला क्या, तो स्टार स्टार कनेक्शन ले लेंगे दोस्तों। क्या ले लेंगे, तो स्टार स्टार कनेक्शन। इसका नाम आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टार। एक तरफ स्टार हो गया प्राइमरी साइड में, दूसरी साइड में भी क्या है, तो स्टार है। दूसरी साइड में क्या है, स्टार है। तो स्टार स्टार कनेक्शन नाम है इस ट्रांसफार्मर का। ठीक है, क्या नाम है, तो स्टार स्टार कनेक्शन। अब देख रहे हैं क्या कि स्टार में आपका न्यूट्रल होता है, स्टार में आपका न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिख रहा है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल बिंदु है, इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया गया है। क्या किया गया है, तो ग्राउंडिंग कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो न्यूट्रल बिंदु कौन सा है, तो ये बिंदु है, उसको क्या किया गया है, तो ग्राउंड कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि स्टार स्टार कनेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से होता है। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फायदे पढ़ेंगे, नुकसान पढ़ेंगे, और क्या आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बक्सा बना के लिख दिए। ठीक है, बक्सा बना के लिख दिए। फायदे क्या है, तो फायदे ये है कि दोनों साइड में आपको न्यूट्रल मिल जाता है। ठीक है, दोनों साइड में आपको क्या मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है। देखिए इधर भी न्यूट्रल आपको मिल जाता है, क्योंकि इधर भी स्टार है और इधर भी स्टार है, तो इधर भी न्यूट्रल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंसुलेशन जो है कम जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंसुलेशन जो जरूरत पड़ता है वो फेज वोल्टेज के लिए जरूरत पड़ता है। और फेज वोल्टेज जो होता है स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बटे √3 हो जाता है। यानी कि फेज वोल्टेज क्या हो जाता है दोस्तों, तो कम हो जाता है। फेज वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। और फेज वोल्टेज जैसे ही घट गया तो क्या हो गया दोस्तों, इंसुलेशन की ज़रूरत घट गई, तो आपको पैसा जो है बच जाएगा। ठीक है, इंसुलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इंसुलेशन का कॉस्ट यानी कि जो रुपया लगना था इंसुलेशन में वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये तो हो गया फ़ायदा। लेकिन घाटा क्या है, तो घाटा ये है दोस्तों कि यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक जो है, थर्ड हार्मोनिक जो है वो क्या करता है, दिक्कत करता है। थर्ड हार्मोनिक क्या करता है, दिक्कत करता है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो आपको थर्ड हार्मोनिक जो वोल्टेज है दोस्तों वो क्या कर देगा, डिसऑर्ट कर देगा। मतलब जो वोल्टेज बनना चाहिए, कैसे, जो वोल्टेज बनना चाहिए पूरा साइन साइन का ग्राफ इस प्रकार से बनना चाहिए, क्या कर देगा थर्ड हार्मोनिक्स वाला, क्या कर देगा, तो जो है कुछ इस प्रकार से आपका जो है वोल्टेज इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वोल्टेज जो है टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, और अनबैलेंस्ड जब लोड पे इसको रखिएगा ना तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। क्या होगा, एक तो न्यूट्रल शिफ्ट का दिक्कत होगा, न्यूट्रल जो है एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। और दूसरा क्या होगा, तो वोल्टेज जो है इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि एडवांटेज क्या है कि दोनों तरफ न्यूट्रल है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि दोनों तरफ चूंकि स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में आपका फेज वोल्टेज कम होता है और इसलिए इंसुलेशन का ज़रूरत कम होगा और इंसुलेशन का खर्चा भी जो बच जाएगा। ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज जो है डिसऑर्ट हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इस तरीके से। और क्या होता है, तो जब अनबैलेंस लोड लगाइएगा ना, जब इस तरह के ट्रांसफार्मर में अनबैलेंस लोड लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल शिफ्ट देखने को मिलेगा और वोल्टेज भी इनबैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है दोस्तों, तो स्टार स्टार कनेक्शन जो है इन्हीं समस्याओं के कारण, तीसरी हार्मोनिक समस्याओं के कारण, मतलब थर्ड हार्मोनिक समस्याओं के कारण बहुत कम प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, बहुत कम प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझना पूरा है, समझना पूरा है, लेकिन लास्ट में ध्यान कर रखना है, तो जो बक्सा में लिखा हुआ वही ध्यान रखना है बस। चलिए अगला जो कनेक्शन आता है दोस्तों, तो डेल्टा डेल्टा आता है। क्या आता है, डेल्टा डेल्टा। देखिए इधर त्रिभुज बन रहा है, दोनों साइड में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इस कनेक्शन में क्या नाम है भाई, तो डेल्टा डेल्टा नाम है सर। तो इधर भी डेल्टा और इधर भी डेल्टा। डेल्टा को दिखाते कैसे हैं, त्रिभुज से, इधर भी त्रिभुज इधर भी त्रिभुज, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले फ़ायदे की बात करते हैं। तो फ़ायदा क्या है दोस्तों, तो ये जो है असंतुलित भार पर, मतलब अनबैलेंस लोड पे बहुत बढ़िया से काम करता है। तो एक फ़ायदा ये हो गया। पहला फ़ायदा क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स करंट को यहाँ पे जो है डेल्टा में घूमने के लिए जगह मिल जाता है। इसलिए थर्ड हार्मोनिक्स क्या करता है, डेल्टा में घूमते रहता है। तो डेल्टा में देखिए घूमने के लिए जगह मिल जाता है, तो थर्ड हार्मोनिक्स जो है यहाँ पे घूमते रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एक और फ़ायदा है कि इस तरह का ट्रांसफार्मर जो है, कौन सा ट्रांसफार्मर, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन वाला, ये ओपन डेल्टा में भी काम कर सकते हैं।
ओपन डेल्टा में काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक फेज का ट्रांसफार्मर जो है खराब हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर जो है खराब हो गया, तो कैसे काम करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बंद हो जाएगा, ठीक है। कम लोड पे चलेगा लेकिन क्या होगा, चलता रहेगा, कम लोड पे चलेगा लेकिन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलता रहेगा ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या हो जाएगा, चलता रहेगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक मिनट, चलता रहेगा ये ट्रांसफार्मर, किस प्रकार से चलेगा देखिए। अब ये है ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग, उसी ट्रांसफार्मर का देखेंगे दूसरी साइड में वाइंडिंग, तो कौन सा है, तो ये वाला है दोस्तों, कौन सा है, तो ये वाला वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग हटा दीजिए, बाकी जो है आराम से चलता रहेगा, ठीक है, बाकी जो है आराम से चलता रहेगा। और इसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं, तो ओपन डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन डेल्टा बोलते हैं दोस्तों इस कनेक्शन को। मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर का एक वो हट जाएगा ना, कोई भी ट्रांसफार्मर का एक साइड में अगर हट जाए ना, तो क्या हो जाएगा, तब भी जो है दो वाइंडिंग पे ट्रांसफार्मर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है, बंद नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से जब चलता है दोस्तों, तो कितना होता है, कितना परसेंट चलेगा, थोड़ा सा कम प्रतिशत पे चलता है, ठीक है, कम प्रतिशत पे चलता है, लगभग जो है आपका 57% पे चलता है लोड पे, 57% लोड पे चलता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। कितना परसेंट चलता है, तो 57% चलता है, 1/√3 इस फ्रैक्शन पे चलता है। इस फ्रैक्शन को देख लेते हैं कितना परसेंटेज होगा, ठीक है, इस फ्रैक्शन को एक बार देख लेते हैं कितना परसेंट होगा, आप लोग निकाल के बताइए कितना परसेंट होगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 57.7% आ रहा है, तो वही 57 के आसपास, तो 57% लोड पे जो है चल सकता है ओपन डेल्टा वाला, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 100% पे चल रहा है, तो ये वाला जो है ओपन डेल्टा वाला कितना परसेंट पे चलेगा, 57% लोड तक चल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी एक फ़ायदा है दोस्तों कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन रहेगा ना, तो मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, ठीक है, दोनों साइड में कोई भी एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बाकी दो फेज वाला के साथ काम चल जाता है। तो इस तरीके के लिए क्या है दोस्तों, ये हाईली रिलायबल है, अधिक विश्वसनीय है। एक ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद भी चल रहा है। घाटा क्या है, घाटा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है। न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार कनेक्शन है नहीं, स्टार कनेक्शन खाली न्यूट्रल होता है। और इस तरीके का जो ट्रांसफार्मर है ना, डोमेस्टिक लोड के लिए कभी भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि डोमेस्टिक लोड क्या होता है दोस्तों, तो सिंगल फेज लोड होता है। और सिंगल फेज लोड जो होता है दोस्तों, उसको क्या चाहिए, सिंगल फेज लोड को क्या चाहिए दोस्तों, जो हमारे घरों में लोड आता है, सिंगल फेज लोड को क्या चाहिए, तो एक कोई फेज चाहिए और क्या चाहिए, और न्यूट्रल चाहिए, एक फेज चाहिए एक न्यूट्रल चाहिए, तब जाके आपको सिंगल फेज लोड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूट्रल तो है नहीं, तो ये सिंगल फेज लोडों के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। सिंगल फेज सप्लाई नॉट पॉसिबल, तो वही बोलना चाह रहे हैं, सिंगल फेज सप्लाई भी इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फेज होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों बात जो है सिमिलर है, सेम सेम बात है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो है अनबैलेंस लोड के लिए बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है। डेल्टा डेल्टा जो कनेक्शन है अनबैलेंस लोड के लिए क्या करता है, बहुत बढ़िया से काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्यों अनबैलेंस लोड के लिए बढ़िया से काम करता है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स को क्या हो जाता है, यहाँ पे घूमने के लिए क्या मिल जाता है, जगह मिल जाता है इसीलिए, ठीक है, एक गोल गोल घूमते रहता है थर्ड हार्मोनिक्स, तो क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को जो है डिस्टर्ब नहीं करता है। अगला टॉपिक दोस्तों, अगला क्या है, अगला है कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन। इस और क्या है, एक तरफ तो स्टार आपको दिख रहा है और दूसरी साइड क्या मिल रहा है, डेल्टा। पहले दिख रहे थे स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा, मतलब सेम था दोनों साइड में, अभी क्या है, दोनों साइड में अलग है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या एडवांटेज है देख लेते हैं, एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, तो जिधर हाई वोल्टेज है उधर इंसुलेशन की कॉस्ट को बचाता है। क्यों, क्योंकि स्टार कनेक्शन रहेगा उधर आपको हाई वोल्टेज रखा जाएगा, और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तो फेज वोल्टेज जो होता है दोस्तों कम होता है, और इसलिए इंसुलेशन का ज़रूरत क्या करता है, कम पड़ता है। इंसुलेशन का क्या पड़ता है, ज़रूरत कम पड़ता है, तो इससे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, एक फ़ायदा। ये ज़्यादातर ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड हार्मोनिक इफेक्ट, ये क्या करता है, हार्मोनिक इफेक्ट को जो है घटाता है, क्योंकि एक साइड में तो डेल्टा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक जो है गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी साइड में जो है दोस्तों न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल तो होता नहीं, न्यूट्रल तो होता नहीं। तो ये फिर से क्या है, ये घरों के लोड के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई लोड के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उधर तो न्यूट्रल है नहीं। ये बिंदु दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। जब भी आपको क्रिस क्रॉस मिलेगा ना, इसका मतलब क्या है, एक तरफ स्टार एक तरफ डेल्टा मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, आपको 30 डिग्री जो है फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा,
ठीक है, हमेशा 30 डिग्री क्या मिलेगा, फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो पढ़ रहे थे स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा, देखिए डेल्टा डेल्टा पढ़े थे तो फेज शिफ्ट कितना था, तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट था, क्योंकि दोनों क्या है, स्टार स्टार है या डेल्टा डेल्टा है। वैसे ही स्टार स्टार में भी क्या था, तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट था। ठीक है, तो स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा में क्या बताए, कुछ नहीं बताए, लेकिन यहाँ पे क्या समझना है कि अभी डेल्टा डेल्टा में या स्टार स्टार में फेज शिफ्ट जो है 0 डिग्री है। लेकिन जैसे ही अलग अलग हो जाएगा, मतलब एक तरफ स्टार हो गया एक तरफ डेल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपको 30 डिग्री फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइन वोल्टेज में 30 डिग्री फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना, स्टार डेल्टा जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन में, ठीक है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े टावर जाते रहते हैं ना, तो वहाँ पे बीच में जब कोई सब स्टेशन होगा तो उसमें ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, ये वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3 स्टार, क्योंकि ये वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पे जो है सेकेंडरी साइड में, कौन सा साइड में, देखिए इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम है डेल्टा स्टार। क्या नाम है, डेल्टा स्टार। तो प्राइमरी साइड में डेल्टा, सेकेंडरी साइड में स्टार। और चूँकि जहाँ पे स्टार होगा वहाँ पे आपको न्यूट्रल भी देखने को मिलेगा, तो ये न्यूट्रल बिंदु हो गया है ना, न्यूट्रल बिंदु हो गया दोस्तों ये। और न्यूट्रल बिंदु से फ़ायदा क्या होगा, अगर सेकेंडरी साइड में न्यूट्रल वोल्टेज है, न्यूट्रल वाइंडिंग है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल बिंदु है, तो क्या हो जाएगा आपको, तो इस तरीके के आपको क्या मिलेगा फ़ायदा, तो आप सिंगल फेज लोड को भी फीड कर सकते हैं, मतलब सिंगल फेज सप्लाई को भी आप दे सकते हैं, मतलब घरों में भी इससे पंखा बिजली चला सकते हैं। क्योंकि है एक साइड में क्या है, अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई कहीं पे देना है, सिंगल फेज सप्लाई देना है, तो क्या चाहिए, आपको बताए थे कि सर एक फेज चाहिए। फेज मतलब क्या होता है, तो आर दे दीजिए, चाहे बाई दे दीजिए, चाहे बी दे दीजिए, कोई भी एक फेज दे दीजिए और न्यूट्रल दे दीजिए। ये कब संभव है, जब आपका सेकेंडरी साइड में जो हो स्टार कनेक्शन हो, तभी संभव है। ठीक है, तो बेस्ट फ़ायदा इसका क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है दोस्तों ये वाला है कि इसे 3 फेज लोड भी दे सकते हैं और सिंगल फेज लोड भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर से हमेशा 3 फेज लोड तो दे ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंगल फेज लोड कब दे पाएंगे, जब उधर न्यूट्रल उपलब्ध होगा तब। तो ये दोनों बिंदु जो है बहुत ज़रूरी है, ये जो बिंदु है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हार्मोनिक्स करंट जो है डेल्टा में क्या हो जाता है, डेल्टा में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। डेल्टा में जो है हार्मोनिक्स करंट क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, तो एक तरफ डेल्टा है दूसरी तरफ स्टार है, मतलब अलग अलग है, तो यहाँ पे भी आपको 30 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 30 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका स्टार स्टार रहता और डेल्टा डेल्टा रहता तो इसमें कितना फेज शिफ्ट मिलता है दोस्तों, बताइए, अभी जस्ट बताए थे पिछले स्लाइड में, तो इसमें भी आपको 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों स्टार स्टार है, और डेल्टा डेल्टा भी रहेगा दोनों, तो दो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक स्टार हो जाए और दूसरा डेल्टा हो जाए, ठीक है, कोई भी हो जाए, पहला स्टार या दूसरा डेल्टा या दूसरा डेल्टा या पहला स्टार, जो भी रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिंदु भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, फ़ायदा क्या है यहाँ पे, याद क्या करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यानी वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सा रहता है, तो आपका डेल्टा स्टार रहता है। तो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर आप देखेंगे ना, तो यही कनेक्शन वहाँ पे रहेगा, ये फिक्स बात। तभी क्या होगा, तभी वो सिंगल फेज सप्लाई भी दे पाएंगे और 3 फेज लोड को भी दे पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल फेज सप्लाई तभी मिल पाएगा जब स्टार कनेक्शन रहेगा आपका सेकेंडरी साइड में, तब। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत भर भर के इससे पूछा जाएगा। तो वही एक बार तुलना देख लीजिए। ठीक है, तुलना देख लीजिए, वही सब लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया गया कौन सा है, तो ये वाला है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये वाला है। उससे महत्वपूर्ण आपका, उसके बाद ये है। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण आपका स्टार स्टार रहेगा, ये जल्दी पूछा नहीं जाता है, ये भी जल्दी पूछा नहीं जाता है। तो कौन सा पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। चलिए, आपको क्या बताया अभी कि जब भी सर हम बताए आपको क्या, कि जब भी आपको स्टार स्टार रहेगा तो कोई फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, 0 फेज शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, वही डेल्टा डेल्टा है तो क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री शिफ्ट मिलेगा। जब भी दोनों सेम रहेगा तो शिफ्ट क्या मिलेगा, 0 डिग्री। लेकिन जैसे ही डेल्टा स्टार हो जाए या फिर स्टार डेल्टा हो जाए तो क्या मिलेगा, 30 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा दोस्तों। 30 डिग्री का आपको फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब बोलेंगे सर 30 डिग्री का जो फेज शिफ्ट है वो कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो देखिए कौन आगे होगा, आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्टार कनेक्शन जिधर है वो आगे होगा। ठीक है, क्या समझना है कि स्टार कनेक्शन जिधर है क्या होगा, वही आगे होगा। क्योंकि जो फेज शिफ्ट बोल रहे हैं ना दोस्त, ये जो फेज शिफ्ट आपको बोल रहे हैं ना, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये लाइन करंट में फेज शिफ्ट है। ठीक है, सॉरी, लाइन वोल्टेज में फेज शिफ्ट है, गलती से बोल दिए थे लाइन करंट। ये फेज शिफ्ट किस में है, तो लाइन वोल्टेज में फेज शिफ्ट है।
ठीक है, लाइन वोल्टेज में फेज शिफ्ट है, ये ध्यान में आप रखिए। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन जिधर भी रहेगा क्या रहेगा, वही जो है 30 डिग्री से आगे होगा। ठीक है, 30 डिग्री आगे होगा। तो जिधर भी डेल्टा कनेक्शन आपको दिखेगा समझ लीजिए कि वो साइड जो है 30 डिग्री फेज शिफ्ट आगे चल रहा है। क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। देखिए फटाफट करवाते हैं, क्या करते हैं, फटाफट करवाते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। क्या बोल रहे हैं कि स्टार डेल्टा में कौन आगे होगा, आपको पता है सर, स्टार डेल्टा में आपका स्टार आगे होगा, लिख दिए यहाँ पे। क्या किए हैं, लिख दिए हैं कि जब भी ऐसा रहेगा कौन आगे होगा तो हमेशा स्टार कनेक्शन वाला आगे होगा। स्टार कनेक्शन कहाँ दिख रहा है, तो देखिए सर प्राइमरी में दिख रहा है, तो प्राइमरी आगे होगा। प्राइमरी आगे होगा 30 डिग्री से, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी 30 डिग्री से पीछे होगा। बात बराबर है। वही लिखा हुआ है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है दोस्तों 30 डिग्री से लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा। लैग मतलब क्या होता है, पाछे रहना यानी पीछे रहना। ठीक है, वैसे ही आप देखिए स्टार डेल्टा स्टार है, तो आपका स्टार किधर है, स्टार आपका किधर है, सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड क्या होगा, आगे होगा 30 डिग्री से। तो जिधर भी आपका स्टार मिलेगा वो क्या रहेगा, 30 डिग्री से आगे रहेगा। बस यही बात साफ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री फेज शिफ्ट इसीलिए होता है क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। क्या होता है, आगे होता है। लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं होता है। डेल्टा में क्या होता है, तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम टू सेम होता है। क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझना है तो समझ लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो बोलते हैं उसको याद कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमको सिलेक्शन से मतलब है अभी। ठीक है ना, तो ये जो हम बताए इसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमको बताइए, एक ही क्वेश्चन बनवाएंगे हम। ठीक है, तो ये वाला याद रखिए और आगे बढ़िए। चल दोस्तों, तो आ गया है वो समय जिसका आपका बस बेसब्री से इंतजार था आप लोगों का, प्रैक्टिस टाइम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस टाइम जिसको बोलते हैं, बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो आ गया है। तो क्या आप लोग अभ्यास करने के लिए तैयार हैं, तो ले लीजिए आप लोग 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आ जाइए पानी वानी पी के एकदम फ्रेश होकर, क्योंकि क्वेश्चन लगाना अति आवश्यक है। पूरा एकदम जो है होशो आवाज़ में क्वेश्चन को लगाना है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। करना कैसे है एक बार बताता हूँ, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, और बारीकी से पढ़ने के बाद आपको 1 मिनट लेना है। ठीक है, 1 मिनट तक सोचना है कि आखिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अगर आप उत्तर निकाल पाए तो ABCD करके कमेंट में आंसर देना है। जो भी आपका उत्तर होगा ABCD करके कमेंट में आंसर देना है, और फिर वीडियो को देखना है। ठीक है, फिर वीडियो क्या करना है, देखना है और समझना है, समझने का प्रयास करना है। बस इसी प्रकार से सारा करते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है एक्टिव लर्निंग हो। क्या होगा, एक्टिव लर्निंग। ऐसे नहीं होगी क्वेश्चन देखे मास्टर आंसर बता दिए बढ़िया लग रहा है, तो बढ़िया लगने से काम नहीं चलेगा, एक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ गलती भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी, तब जाकर आपको मजा आएगा। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में भी इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको अटेम्प्ट करने का जो घबराहट है उसको बंद करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए आप लोग होशियार बुतरू लोग हैं, आप लोग होशियार हैं, आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर वहाँ से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। तो आइए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन रंग बिरंगा आप लोग लाते हैं ताकि आप लोगों का मन लगा रहे। ये सब क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। तो आइए मैं बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने वही किया होगा जो मैंने सजेस्ट किया था। बोल क्या रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में यदि I1/I2 दे दिया है, मतलब ये वाला दे दिया है, क्या दे दिया है, जो दिया है फटाफट लिखना है कॉपी में, तब जाकर आपको दिमाग में काम करेगा। तो I2/I1 दिया है 2, E2 जो आपका दे दिया है कितना दिया है, तो 100। ठीक है, E2 क्या दे दिया, 100। आपको निकालने क्या बोल रहा है, तो E1 निकालने बोल रहा है। सबसे पहले आपको मैं क्या है बताता चलूँगा एक्स्ट्रा, ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहे। सबसे पहले एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर दोस्तों वो होता है जिसका जो आपका इफिशियंसी 100% होता है। ठीक है, हानि जो होता है 0 होता है, हानि 0 होता है, दक्षता 100% होता है। इसी को बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्या करना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या हो गया, पावर जो हो गया 0 हो गया, यानी कि जो पावर इनपुट है वही पावर क्या है, आउटपुट है। जो पावर इनपुट है मतलब अंदर से आएगा वही पावर क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तब पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट करना है, यही आपको काम करना है। इनपुट पावर क्या होता है दोस्तों, इनपुट पावर क्या होता है, इनपुट पावर आपका होता है E1, इनपुट पावर आपको होता है V1I1, आउटपुट पावर क्या होता है V2I2। क्या होता है, V2I2। आदर्श ट्रांसफार्मर में E और V क्या होता है, बराबर होता है। E और V क्या होता है, बराबर होता है। वैसे भी E और V जो होता है लगभग बराबर ही होते हैं। E और V क्या होता है, लगभग बराबर ही होते हैं। इंड्यूस्ड EMF और जो वोल्टेज दिया जाता है दोनों क्या होता है, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर में ये 100% बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको वही करना है, जहाँ पे E है वहाँ पे आपको V समझना है। ठीक है, जहाँ पे E है वहाँ पे क्या समझना है, V समझना है। आपको क्या निकालना है, E1 निकालना है, यानी कि V1 समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, तो V2I2 बटे क्या हो जाएगा, I1।
देखिए आपको ये वाला भाग तो दिया हुआ है, इधर 100 दे दिया है या इसको दे दिया 2, तो गुना करने से क्या हो जाएगा 200। तो जहाँ पर भी 200 आएगा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझना है कि I1 इजिकल टू क्या हो जाता है, E2 I2 हो जाता है। ठीक है, ये दिया रहेगा तो ये भी कर देना है आपको। जब भी V1 I1 इजिकल टू V2 I2 दिया रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा, सेम ही चीज़ है सब। ठीक है, पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट हो जाएगा, ये भी सही बात है। ठीक है, ये भी सही बात है, सब एक ही चीज़ को लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आइए मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किए होंगे, बनाए होंगे। क्या बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर का कुंडली रूपांतरण की पहचान कीजिए। आपको क्या बताए थे कि उपभोक्ता ट्रांसफार्मर कौन होता है, जो हम लोग के घरों के आसपास होता है, हमारे घरों के आसपास होता है। हमारे घरों में कैसा सप्लाई चाहिए भाई, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, हमारे घर में कैसा सप्लाई चाहिए आप बताइएगा, 3 फेज की सिंगल फेज, 3 फेज की सिंगल फेज। बोलेंगे सर घरों में तो सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होता है। आप लोग बोलिएगा सर कि होम में यानी घर में सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसा है तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज सप्लाई में क्या होता है दोस्तों, तो एक हो जाएगा फेज, एक हो जाएगा फेज, फेज मतलब R/B, इसमें से कोई भी एक फेज रहेगा। ठीक है, हमारे घर में R फेज आया है तो शर्मा जी के घर में Y फेज आया है, अब पंडित जी के घर में B फेज आया है। इस तरह का समझना है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक फेज हमारे घर में आएगा लेकिन न्यूट्रल सबके घर में जाएगा, चाहे शर्मा जी हो चाहे पंडित जी हो, कोई भी हो सबके घर में जाएगा। ठीक है ना, तो एक कोई फेज आ जाएगा आपके घर में, एक न्यूट्रल आ जाएगा। और ये किस तरह के ट्रांसफार्मर में संभव है, तो ये संभव है वैसा ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी साइड में क्या हो, स्टार कनेक्शन हो, क्योंकि स्टार कनेक्शन में ही तो आपको न्यूट्रल मिलता है, स्टार कनेक्शन में तो आपको न्यूट्रल मिलेगा, तो वहीं से तो आपको न्यूट्रल मिल पाएगा। ठीक है, इधर स्टार हो गया, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ये आपको पढ़ाई भी थे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, वो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा साइड में आपको मिल जाता है न्यूट्रल कनेक्शन, और न्यूट्रल कनेक्शन मिलने के कारण आपको सिंगल फेज सप्लाई को आराम से दे सकते हैं, सिंगल फेज लोड जो है बड़े बढ़िया से चलेगा, क्योंकि एक आपको फेज मिल जाएगा R/B में से कोई भी, और एक न्यूट्रल तार मिल जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसमें सबसे सही जवाब हो जाएगा डी, सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा, डी। बाकी ऑप्शन को 1 मिनट के लिए देख लेते हैं क्या क्या होगा। अब देखिए स्टार डेल्टा, ये तो होगा ही नहीं ना, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा साइड में तो न्यूट्रल होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, तो गलत हो गया आपका। डेल्टा इसमें तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल तो है ही नहीं, न्यूट्रल तो चाहिए ना सेकेंडरी साइड में। अब आता है स्टार, इसमें बोलेंगे सर इसमें तो न्यूट्रल है, इसमें क्या दिक्कत है। तो आपको बताए थे कि स्टार कनेक्शन जो है बहुत कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक की समस्या जो है देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो है बहुत बढ़िया से नहीं रह पाता है, वोल्टेज जो है टूटा फूटा वोल्टेज बनता है। ठीक है, पूरा साइनसॉइडल ग्राफ नहीं बन पाता है, टूटल वोल्टेज बनता है, इसलिए ये दिक्कत वाला बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनाइए आप लोग। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर जो है, इसमें से ट्रांसफार्मर का विभवांतर बल्ब ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रेरित बल्ब को बोल रहे हैं, प्रेरित वोल्टेज को बोल रहे हैं ईएमएफ। तो कौन सा फार्मूला सही है, तो ये आज सुबह में क्या पढ़ाए थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो बता रहे हैं कौन सा फार्मूला है, ये तो आरएमएस वैल्यू है। क्या है ये, आरएमएस वैल्यू बोल रहे हैं। तो 4.44 गुने फ्रीक्वेंसी गुने फेरों की संख्या गुने क्या हो जाएगा, फ्लक्स का अधिकतम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.44 गुना फ्रीक्वेंसी गुना फेरों की संख्या गुना फ्लक्स का अधिकतम मान। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात तो है नहीं। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, तो सर सबसे सटीक क्या, सबसे साफ दिख रहा है कि ये तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए जो है सटीक उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला पे क्वेश्चन था, फार्मूला पे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइए। बोल रहे हैं कि धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पे कितनी होती है। ठीक है, तो धारा ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सीटी, बहुत कॉमन नाम है इसको, बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, सीटी, करेंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, करेंट ट्रांसफार्मर। करेंट ट्रांसफार्मर दोस्तों किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने का मतलब क्या है, स्टेप अप मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना।
और जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा दिया अपने आप क्या हो जाएगा, करंट घट जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है फिक्स होता है ट्रांसफार्मर में। तो जैसे ही वोल्टेज को घटा दिया करंट कम जाएगा, और हम वही तो चाहते थे। करंट ट्रांसफार्मर का तो वही काम ही होता है कि करंट को कम कर दिया जाए, ताकि एमीटर जो है, जो हमारा छोटा रेटिंग का एमीटर होता है, बड़ा बढ़िया से उस करंट को नाप ले सके। ठीक है, तो वही काम है, क्या है, वही काम है। और आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है, एक लाइन होता है और उसी में हम लोग सीटी लगाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में एक लाइन होता है, जो तार होता है ना बड़का बड़का, उसमें क्या होता है, एक तार होता है इस तरीके से, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीटी लगाते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, सीटी लगाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी उसका क्या हो जाता है, जो प्राथमिक वाइंडिंग होता है वो तारवे होता है, जो तरवा है ना जिसमें लगाए हैं वही उसका प्राथमिक वाइंडिंग होता है। तो उसमें फेरों की संख्या कितना होता है, तो n = 1 होता है दोस्तों। ठीक है, n = क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, कंडक्टर है, एक चालक है, इसमें जो हम लोग लगाए हैं सीटी, तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फेरों की संख्या जो है ज़्यादातर केस में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेकेंडरी साइड मान लीजिए कि इधर 1000 एम्पियर करंट बह रहा है दोस्तों, क्या बह रहा है, 1000 एम्पियर करंट बह रहा है। ठीक है, 1000 इधर टर्न है, 1000 क्या है, फेरों की संख्या है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आएगा। आपका मीटर जो है आराम से नाप लेगा। तो क्या समझना है कि जो प्राइमरी होता है दोस्तों, प्राथमिक में कितना वाइंडिंग होता है, तो 1 होता है। तो 1 कहाँ पे दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन क्या है, 1 से 5 तक। ठीक है, 1 से 5 तक, तो यही हमारा ए उत्तर हो जाएगा। इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बाकी सीटी से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार देख लीजिए। तो सीटी कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो वोल्टेज कम किया जाता है। ठीक है, और सीटी का काम क्या है, तो सीटी का मेन काम ये है कि बड़े बड़े करंट जो होता है ना, 20,000 एम्पियर, 30,000 एम्पियर, सबको क्या करेगा, बड़ा सरलता से नाप लेता है, यही इसका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछ दिए हैं सीटी पे। बोल रहे हैं कि एक धारा ट्रांसफार्मर का भार जो है क्या चीज़ में अभिव्यक्त किया जाता है। तो आपको पढ़ाए थे कि धारा ट्रांसफार्मर हो चाहे वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो, सीटी हो चाहे पीटी हो, दोनों का बोलेगा कि भार या बर्डन क्या चीज़ में होता है, तो वोल्टेज गुना करंट में होता है, यानी वीए में होता है। क्या चीज़ में होता है, वोल्टेज गुना करंट यानी कि वीए में होता है। तो वीए जहाँ पे है वो सटीक उत्तर होगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कल को ये क्वेश्चन अगर पीटी पे भी पूछ ले, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पे, जो कि वोल्टेज नापने के काम में आता है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा, सेम होगा। तो उत्तर नहीं बदलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। क्या है, वीए मतलब वोल्ट एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता से सीधे जुड़े हुए ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं। आपको पता है कि आपके घर के जो आसपास ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि वो बिजली को वितरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और आपको ये भी बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जब भी आप दक्षता निकालते हैं ना, इफिशियंसी निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं उसका ऑल डे इफिशियंसी। क्योंकि जो वितरण ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसका लोडिंग डिपेंड करता है कि हम घरों में उपकरणों को किस प्रकार से चलाते हैं। जैसे मैं अपना ही बात करूं तो 10 से 6 मैं ऑफिस में गुजारता हूं, तो हमारे पंखा उंखा बंद रहता है, तो लोड कम हो गया। ठीक है, घर में आए तो फिर हम पंखा उंखा सब चला लेते हैं, तो शाम को लोड बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से उसका दक्षता जो है दिन के अलग अलग समय पे अलग अलग होता है, इसलिए उसको दक्षता जो निकालते हैं उसको ऑल डे इफिशियंसी का नाम दिया जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी ऑल डे इफिशियंसी का बात करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ टर्म है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ जाना है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो अगर आप गलती करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी होगा बाबू, क्योंकि हम तो बता दिए हैं, समझ गया ना। चलिए बाकी ऑप्शन को भी एनालाइज कर लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर तो मार्ट साहब आप बता दिए कि उत्तर हो जाएगा वितरण ट्रांसफार्मर। बाकी देख लीजिए वायरिस्टर क्या है, तो वायरिस्टर जो ऐसा एक रजिस्टर है, वायरिस्टर क्या है, एक ऐसा रजिस्टर है जो कि जिसका मान जो है वोल्टेज पर निर्भर करता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाइएगा तो रजिस्टर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रजिस्टर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं वायरिस्टर। मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे रजिस्टर का मान बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं वायरिस्टर। तो इसका तो दूर दूर तक लेना संबंध नहीं है, लेकिन ऑप्शन को मैं बता देता हूँ खाली। ठीक है, ये वायरिस्टर का प्रयोग कहाँ पे होता है भाई, तो लाइटनिंग अरेस्टर में होता है दोस्तों। लाइटनिंग अरेस्टर जब होता है ना, जब बहुत लाइटिंग आता है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा से बिजली चमकने लगता है ना आसमान में, तब जाके ये होता है। बहुत ज़्यादा कभी होता है, गड़गड़ाहट होता है। ठीक है, तो बहुत हाई वोल्टेज क्या होता है, कई बार ट्रांसमिशन लाइन पे आ जाता है। ठीक है, और जैसे लाइटनिंग अरेस्टर तक पहुंचता है क्या करता है वो, जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है तो बताइए उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो उस तरीके से क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर जो है बचा लेता है ट्रांसफार्मर को या कोई भी ऐसा उपकरणों को। डीमर स्टैट क्या होता है दोस्तों, डीमर स्टैट दोस्तों वैरियक का एक नाम है। क्या नाम है, वैरियक। बोले सर वैरियक कौन है, डीमर स्टैट वैरियक का ही दूसरा नाम है। बोले वैरियक क्या है सर, वैरियक कौन बुझा रहा है, अरे वैरियक कौन बुझा रहा है, तो वैरियक जो है ऑटो ट्रांसफार्मर को बोलते हैं दोस्त। अच्छा, ऑटो ट्रांसफार्मर को वैरियक बोलते हैं, हाँ
ऑटो ट्रांसफार्मर को वैरिएक बोलते हैं और डीमर स्टेट भी उसी का दूसरा नाम है। अच्छा, बढ़िया बता दिए सर, तो ये समझ में आ गया। तो डीमर स्टेट मतलब वैरिएक, वैरिएक मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑटो ट्रांसफार्मर का एक और नाम है, क्या नाम है? तो वेरिएबल, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका भी एक नाम है बाबू। क्योंकि इसमें आपको पता है, इसको कान घुमाइएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बदलने लगेगा, बदलने लगेगा, बड़ा प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका ये भी एक नाम है। तो 4-5 नाम है, बहुत सारा नाम है, ठीक है। तभी 4-5 नाम याद रखिए, क्या नाम है? एक हो जाएगा डीमर स्टैट, उसी का नाम है वेरिएक, उसी का नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर जो हम लोग पढ़े थे, और इसको एक और नाम है वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो आपको पता है कि जनरेटिंग स्टेशन पर लगाया जाता है, जहाँ पे बिजली बनता है वहाँ पे इस तरह का ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग किया जाता है। तो सब ऑप्शन का हो गया खेला खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 कलीय वितरण प्रणाली से संबंध है। तो बोल रहे हैं कि वितरण से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर से कौन सा संबंधित है। तो आपको बताए भी किए थे अभी, क्या बताए थे कि डेल्टा स्टार जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है वितरण में। क्योंकि आपको पता है कि स्टार जो है, स्टार में आपको न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा, और न्यूट्रल से क्या हो जाता है आपका, न्यूट्रल से आपको क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होने के कारण क्या हो जाता है, तो आपको एक फेज और एक न्यूट्रल डाल करके, जैसे ये आर फेज हो गया, ये बाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया। तो किसी को भी सिंगल फेज सप्लाई देना है, मतलब किसी भी घर में सप्लाई देना है, तो क्या कीजिएगा, तो एक फेज दे दीजिएगा, कोई भी एक फेज दे दीजिएगा, और क्या कर दिएगा, न्यूट्रल दे दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक फेज दे दीजिएगा और न्यूट्रल दे दिया तो क्या हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। जैसे हमारे घर में मान लीजिए कि आर फेज आ गया, एक न्यूट्रल आ गया, हमारे घर में बिजली चलने लगा। शर्मा जी के घर में क्या हुआ, शर्मा जी के घर में क्या हुआ, शर्मा जी के घर में क्या हुआ भाई, तो शर्मा जी के घर में जो है बाई फेज दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया, तो शर्मा जी के घर में बिजली आ गया। अब देखो, अब क्या है, पंडित जी के घर में क्या हुआ, अब पंडित जी भी वो हमारे पास में रहते हैं, ठीक है। पंडित जी के घर में क्या हुआ, तो वहाँ पे कुछ और खेला खेल दिया, क्या किया, वहाँ पे क्या किया, आपका बी फेज दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया, तो उनके घर में भी बिजली चल पड़ा, उनके घर में भी क्या होगा, बिजली चल पड़ा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि सारा जो घर है, सारे घर में लगभग समान लोड होता है, तो सारा जो फेज है सब क्या हो गया, समान रूप से लोड हो गया और बैलेंस सिस्टम होने का प्रयास किया। हालांकि पूरा पूरा बैलेंस नहीं हो पाया, हालांकि पूरा पूरा बैलेंस नहीं हो पाया, लेकिन क्या हुआ, बैलेंस के आसपास रहा, ठीक है। तो सब फेज पे क्या हुआ, एक फेज पे हमारे घर का लोड है, दूसरे फेज पे शर्मा जी के घर का लोड है, तीसरे फेज पे क्या आ जाएगा, पंडित जी के घर का लोड है। तो क्या हो गया, तो लगभग सारा फेज पे क्या है, बराबर बराबर लोडिंग है, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है, आपको पता है सर, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तो हमको याद भी हो गया सर, क्या है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर ही उत्तर होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर उपकरण को कार्यशील बनाता है। ऑप्शन पढ़िए, सेल्फ इंडक्शन, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सबसे पहले आप किसी को काटिएगा तो होगा फ्लेमिंग का रूल, क्योंकि फ्लेमिंग का रूल जो है वहाँ पे लगता है जो उपकरण क्या होता है, घूमता है, जैसे मोटर हो गया, ठीक है, ये सब में सबका प्रयोग होता है, मोटर जनरेटर में सबका प्रयोग होता है। तो यहाँ तो घूमने वाला यंत्र है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, कभी भी घूमता नहीं, ट्रांसफार्मर क्या है, कभी भी घूमेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी घूमने वाला यंत्र है ये नहीं है, मूविंग पार्ट है ये नहीं, कभी भी क्या है, घूमेगा नहीं, घूमने का यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई घूमने वाला भाग नहीं। सेल्फ इंडक्शन दोस्तों ये आपको बताए थे, लेंज लॉ भी आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। आइए एक बताते हैं कैसे। देखिए ट्रांसफार्मर का बेसिक समझिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, तो एक देखिए, एक यहाँ पे कुंडली है, ठीक है, और यहाँ पे एक कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली यहाँ पे है, एक कुंडली यहाँ पे है। हो क्या रहा है, इसमें से मान लीजिए एसी करंट बहा दीजिए, क्या बहा दीजिए, एसी करंट बह रहा है, क्या बह रहा है, तो एसी करंट बह रहा है, ठीक है। आपको पता है जहाँ पे करंट बहता है वहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये बात सबको पता है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भी करंट बहता है दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बना है, ठीक है, इसमें करंट बह रहा है, कुंडली में तो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों बन रहा है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, चुंबकीय क्षेत्र जो बना है दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बना है किसके कारण बना है, तो इस करंट के कारण बना है।
लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र जो है कहाँ पे जा रहा है, तो दूसरे बाइंडिंग से भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा वाला बाइंडिंग भी आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये आपका पहला बाइंडिंग हो गया, ये दूसरा बाइंडिंग हो गया। तो पहला बाइंडिंग में जो करंट बह रहा था उसके कारण क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र आया, इसको फ्लक्स बोलते हैं। और इसके प्रभाव में आप देखेंगे सेकेंड बाइंडिंग भी आ गया। क्या गया, सेकेंड बाइंडिंग भी आ गया। और चूंकि आपको पता है करंट कैसा है, तो करंट एसी है। करंट क्या है, एसी है, मतलब समय समय पर बदलते रहता है। तो जो फ्लक्स भी बनाएगा वो भी क्या होगा, वो भी एसी फ्लक्स बनाएगा, वो भी समय समय पर बदलते रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्या होता है, तो समझिए कि बदलने वाला फ्लक्स जो है जब भी एक कंडक्टर को काटता है तो क्या बनाता है, ईएमएफ बनाता है, इंड्यूस ईएमएफ बनाता है। तो यहाँ पे है कि ईएमएफ बन गया, वोल्टेज बन जाता है दोस्तों। क्या बनता है, वोल्टेज। वोल्टेज को ई से दर्शाते हैं। ठीक है, वोल्टेज जो है उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे जो है दूसरा वाइंडिंग में कोई तार कहीं से अलग से नहीं आया है, कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ पे जो है वोल्टेज बना है। यहाँ पे क्या बना है, वोल्टेज बना है दोस्तों। ठीक है, तो हुआ क्या है कि करंट पहला का था, लेकिन वोल्टेज किस में बन गया, दूसरा में बन गया। ठीक है, और यही ट्रांसफार्मर का मेन काम है। यही ट्रांसफार्मर क्या काम है, मेन काम है कि करंट किसी और का है, करंट किसी और का है, लेकिन उससे वोल्टेज किस में आ रहा है, किसी और में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें जुड़ रहा था। इस चुंबकीय क्षेत्र को जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे से जुड़ने के लिए क्या किया जाता है, तो एक कोर लगाया जाता है। तो कोर से क्या होगा, और भी बढ़िया से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो अभी तक जुड़ ही रहा था, लेकिन एक कोर लगा दीजिएगा ना, तो बहुत बढ़िया से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस कोर में ही घूमेगा। कहाँ घूमेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो दिखा है ना पीला पीला सा, इसमें ही घूमेगा। तो और बढ़िया से क्या हो जाएगा, बढ़िया से जुड़ेगा। और यही ट्रांसफार्मर है। यही क्या है, ट्रांसफार्मर है। यही मेन ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं, समझ गए ना। क्या हो जाएगा, म्यूचुअल जो है इंडक्शन, यही ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल है। क्योंकि एक का फ्लक्स जो है, एक करंट जो है फ्लक्स बनाता है, और वो फ्लक्स क्या करता है, दूसरा वाइंडिंग में ईएमएफ बनाता है। दूसरे वाइंडिंग में क्या करता है, ईएमएफ बनाता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो कोर बना दिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर में कोर होता है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है इस प्रकार से है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस प्रकार से है। चलिए, उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ये सी। अब देखिए बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये भी ट्रांसफार्मर में होता है, क्योंकि ये जो फ्लक्स बनाया है ना, यहाँ पे भी एक वोल्टेज बनाता है वो फ्लक्स। लेकिन वो फ्लक्स क्या हो गया, वो ये ईएमएफ बनाया क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया। मतलब खुद के फ्लक्स के कारण खुद का वोल्टेज बना रहा था, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो जो E1 आया ना, क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन के कारण वोल्टेज आया। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है ट्रांसफार्मर का, तो मेन ट्रांसफार्मर कंसेप्ट जो है E2 है। ठीक है, लेंज लॉ क्या है, तो किस दिशा में जो E2 बनेगा, इसका पोलैरिटी जो है इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इसको दर्शाने में जो आपका है लेंज लॉ का काम में आता है। कल की क्लास में इसको पढ़ाएंगे। तो लेंज लॉ क्या करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसका पोलैरिटी क्या होगा, प्लस किधर होगा माइनस क्या होगा, उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये भी सटीक सही है, लेकिन सटीक नहीं। सबसे सटीक क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन। ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है। तो जो लेंज लॉ क्या दिखाता है, तो ईएमएफ का दिशा बताता है, लेकिन मेन कार्य सिद्धांत जो है नहीं है। ठीक है, और जो फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल है, ये सब जनरेटर मोटर के लिए प्रयोग में आता है। वैसा मशीन क्या होता है, जो घूमता है, जो घूमने वाला मशीन है ना, उसमें काम आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी ट्रांसफार्मर का प्रत्येक कुंडन में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। तो आप बताइए, ईएमएफ का जो फार्मूला बताए थे वही फार्मूला पे आ गया कॉन्सेप्ट। तो बताइएगा सर 4.44, ये आरएमएस वैल्यू है। क्या है आरएमएस वैल्यू, गुना फ्लक्स गुना फ्रीक्वेंसी गुना ये नंबर ऑफ टर्न। तो फ्लक्स का क्या होता है, अधिकतम वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, देखिए ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे खाली नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो है, खाली फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। ओनली ऑन नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये क्या बोल रहे हैं, खाली एन और एफ पे, ये भी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स में, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सब हो जाएगा। फ्लक्स भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, और ये भी होगा, तीनों होगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, चलिए, क्योंकि सब पे निर्भर करता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर का, देखिए पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर ट्रांसफार्मर क्या होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और इसका दूसरा वाला भाग क्या है, पावर का उल्टा क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर का उल्टा वाला क्या है, तो बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये कहाँ पर होता है, तो हमारे घरों के आसपास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ होता है, तो हमारे घरों के आसपास होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसा होता है दोस्तों, रेटिंग कैसा होता है, तो ये बोलते हैं सर ये तो होता है स्टार डेल्टा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, इसको बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर।
लेकिन पावर ट्रांसफार्मर क्या है, तो पावर ट्रांसफार्मर जो है जनरेटिंग स्टेशन में रहता है, जहाँ पे बिजली बनता है ना, बिजली घर में रहता है, उसी के आसपास रहता है, बिजली घर में रहता है। ये क्या होता है, बहुत बड़ा रेटिंग का होता है, बहुत बड़ा केवीए रेटिंग का होता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में देखिए पहले तो सबसे बड़ा रेटिंग में कौन दिख रहा है हमको, तो अब देखिए सबसे ज़्यादा रेटिंग हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेटिंग कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखना क्या है, देखिए ये वाला कहीं पर रहेगा तो उसको काट देना है, क्योंकि पावर ट्रांसफर नहीं है, क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, मतलब वितरण ट्रांसफार्मर के बारे में बोला है। तो जहाँ पे भी डेल्टा स्टार दिखिए उसको काट देना, तो डेल्टा स्टार होगा नहीं, डेल्टा स्टार होगा नहीं, डेल्टा स्टार होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा, क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ऐसे भी ये हो जाएगा। दोनों तरीका से देख लीजिए, डेल्टा स्टार किस में होता है, वितरण ट्रांसफार्मर में, तो सब जगह देखिए डेल्टा स्टार, ये कट गया, ये कट गया, अब ये बच गया था, ये वाला देखिए बच गया था, तो आंसर क्या होगा, आंसर या तो एक होगा या तो सी होगा। लेकिन आपको बताए थे पावर ट्रांसफार्मर जो होता है बड़ा रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है, बताइए। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो टर्न रेशियो है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या होता है, तो N2/N1 होता है, क्या होता है, N2/N1 होता है, क्या होता है ये, N2/N1 होता है। क्या उत्तर हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, इधर N2 है, इधर N1 हो जाएगा। तो टर्न रेशियो जो होता है दोस्तों, टर्न रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो तो N2/N1 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ये सही है। लेकिन अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, खाली इसको मानने से पहले आप ये ऑप्शन देख लीजिए, यार ये भी ऑप्शन है, तो इसके एक बार देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या बताए थे, इसके अलावा आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे सर कि वोल्टेज जो होता है वो टर्न रेशियो से डायरेक्टली संबंधित होता है, यानी कि V1/V2 क्या हो जाएगा, N1/N2 हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको बताए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा N2/N1, तो ये भी सही है, ये भी तो टर्न रेशियो का मतलब है। और क्या होता है, करेंट जो होता है उल्टा संबंधित होता है, मतलब I1/I2 जो होता है दोस्तों N2/N1 होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि हमको तो N2/N1 पता है, तो N2/N1 यहाँ पे भी आ रहा है और N2/N1 क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो कौन कौन सही होगा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I1/I2 आना चाहिए, लेकिन उल्टा दिया हुआ है तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ये सही है, ये क्या है, सही है, क्योंकि देखिए N2/N1 क्या होता है, V2/V1, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएगा, हो जाएगा बी और सी दोनों सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आया कैसे हम बोल रहे हैं, समझना क्या है आपको, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि वोल्टेज जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और करेंट जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा संबंधित होता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टैंपिंग में दो सेट प्रयोग किए जाते हैं, आयताकार कोर बनाई जाती है, बताइए। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि एल शेप का दो को बनाया जाता है, इस तरीके से दोस्तों कोर कहाँ पे बनाया जाता है, तभी आपको बताते हैं कि इस तरीके का कोर दोस्तों कैसे बनाया जाता है। देखिए इस तरीके का जो कोर है किसमें बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे जो होता है दोस्तों इस प्रकार का जो है कोर इस्तेमाल होता है, होता क्या है, देखिए एक प्लेट ऐसे रहता है एल शेप का, और दूसरा प्लेट जो है ऐसे रहता है एल शेप का। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल प्लेट रहता है, और क्या होता है, नट बोल्ट से कसा जाता है, यहाँ पे नट बोल्ट लगा के कसा जाता है। ये कौन टाइप का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, यहाँ पे बाइंडिंग कैसा होता है, देखिए बाइंडिंग जो है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो है बाइंडिंग होता है ना। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये बोलेंगे सर ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, आंसर क्या हो जाएगा, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, देखिए कोर टाइप सेल टाइप में अंतर भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो कोर टाइप क्या हो जाएगा, तो कोर टाइप ये हो जाएगा, और सेल टाइप क्या हो जाएगा, तो सेल टाइप ये हो जाएगा। कोर टाइप में क्या होता है, कोर टाइप में क्या होता है, देखिए एल शेप में रहता है, जो स्टैंपिंग है एल शेप में रहता है, दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे नट बोल्ट से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका सेल टाइप में तो एक ई होता है और एक आई होता है। ठीक है, देखिए ये ई हो गया, देखिए ये जो है ई हो गया,
एक आई बना रहा है, ठीक है, और यहाँ जो है नट बोल्ट से कसा हुआ है। तो ई आई मतलब क्या हो जाएगा, सेल टाइप, और आपका एल हो जाएगा कोर टाइप। ठीक है, कोर टाइप ये हो गया, ये हो गया सेल टाइप। ठीक है, तो इसमें है ई आई, ये बना रहा है एल एल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण और लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों में पावर सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी ऐसा संवेदनशील उपकरण होगा ना, तो कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, वैसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें दोनों साइड में जो है कुंडलियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। दोनों साइड में कुंडलियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितना टर्न एक तरफ है उतना ही टर्न जो है दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है। इधर 100 टर्न हो गया तो इधर भी 100 टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टर्न रेशियो जो होता है N2/N1 क्या होता है, 1:1 होता है, 1:1। इसका मुख्य रूप से क्या काम आता है, तो इसको जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सेफ्टी जब भी रहेगा तो समझिए कि इसी का प्रयोग होगा। ठीक है, जब भी सेफ्टी जैसा वर्ड का इस्तेमाल होगा तो इसी का प्रयोग होगा। देखिए अब मेडिकल में, लेबोरेटरी में, कंप्यूटर में सब सेफ्टी का बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप ट्रांसफार्मर, जिसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे यहाँ पे खराब ऑप्शन जो है दोस्तों, ये ऑप्शन सबसे खराब है, क्योंकि ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, कभी भी उसका उत्तर नहीं हो सकता है। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दोनों जो है एक ही वाइंडिंग में रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या होता है, एक ही वाइंडिंग में रहता है। तो यहाँ पे तो आइसोलेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो वही लिखा हुआ है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनिक आइसोलेशन होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में पूरा आइसोलेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, और नॉइज और स्पाइक रिमूवल होता है। ठीक है, तो इसका जो है प्रयोग होता है मशीन में, जैसे EMI हो गया, RFI हो गया, ये सब जगह पे यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको हटा देता है और सेफ रखता है। तो लैब इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, सब सेफ रखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च शक्ति रेटिंग के लिए एक फेज की तुलना में 3 फेज क्यों प्रयोग में ज़्यादा होता है। इसमें देखिए ये आपका आता हुआ तो बन ही जाएगा, नहीं भी आता हुआ तो ऑप्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको बन जाएगा। आपको क्या पता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में होता है। हाई पावर के लिए, हाई पावर रेटिंग के लिए भी 3 फेज ट्रांसफार्मर प्रयोग में होता है। आपको बात पता है क्यों होता है। पहला बोल रहा है लोअर इफिशियंसी। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमेशा इफिशियंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो गलत हो जाएगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर में, 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इफिशियंसी होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, ड्यू टू लार्जर साइज। अब देखिए आपको पता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाइएगा तो क्या होगा, साइज भी थोड़ा कम होता है। साइज भी क्या होता है, सिंगल फेज का अगर 3 ट्रांसफार्मर लीजिएगा तो उससे क्या होगा, साइज उसका कम होता है। ये हो गया एक। कम लागत और अधिक दक्षता के कारण, ये सही लग रहा है। ऑप्शन लास्ट वाला पढ़िए, अधिक हानि के कारण। देखिए हानि ज़्यादा क्यों होगा, जब इफिशियंसी हाई हो रहा है इसका मतलब ही है कि हानि जो है कम से कम हो रहा है, मतलब हानि जो है घट रहा है। ये तो गलत हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये उत्तर सटीक लग रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बी ऑप्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप 3 फेज ट्रांसफार्मर का लगाएंगे, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का मान लीजिए आप लगाएंगे कितना, मान लीजिए कि आप 3 फेज ट्रांसफार्मर में 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर मान लीजिए इतना बड़ा होगा, वही अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, अगर वही आप लगा रहे हैं कि नहीं 10 MVA का हमको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए, तब क्या होगा, इतना बड़का का होगा, एकदम बड़का का होगा, समझ रहे हैं, बड़का का होगा। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में होता है, छोटा भी होता है, तो बड़ा नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस कनेक्शन में फेज शिफ्ट 30 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है 4 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एक हो गया स्टार स्टार, एक होता है डेल्टा डेल्टा, एक होता है डेल्टा स्टार, एक होता है स्टार डेल्टा। सही है, सही है।
अब देखिए जब भी बताए थे दोनों सेम सेम रहेगा तो फेज शिफ्ट मिलेगा 0 डिग्री, सेम सेम फेज शिफ्ट 0 डिग्री मिलेगा। जब अलग अलग हो जाएगा तो 30 डिग्री मिलेगा, क्या मिलेगा 30 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग है 30 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। अब पूछेगा कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, तो जहाँ पे स्टार कनेक्शन होगा वही आगे होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार कनेक्शन क्या चीज़ में सेकेंडरी में है, ठीक है, तो सेकेंडरी यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा 30 डिग्री से आगे होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टार कनेक्शन दिख रहा है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा 30 डिग्री से पीछे होगा, क्योंकि जहाँ पे स्टार रहेगा क्या होता है वो आगे होता है, वो 30 डिग्री से क्या होता है आगे होता है 30 डिग्री। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कहाँ पे जो है 30 डिग्री देखने को मिलेगा, तो जहाँ भी अलग होगा वहाँ पे मिलेगा। स्टार स्टार तो 0 डिग्री, डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री, स्टार डेल्टा, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार देख लीजिए वही सब चीज़ों को, क्या बताए थे जब भी दोनों सेम होगा तो फेज शिफ्ट 0 मिलेगा, ठीक है, जब भी दोनों सेम होगा तो क्या होगा फेज शिफ्ट 0 मिलेगा, ठीक है, फेज शिफ्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जैसे ही दोनों अलग हो गया तो फेज शिफ्ट क्या मिलेगा 30 डिग्री का मिलेगा। अब कौन आगे होगा कौन पीछे होगा उसका तुलना कैसे होगा, तो जहाँ पे भी आपको स्टार रहेगा वो क्या हो जाएगा आगे होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी में स्टार है तो क्या होगा प्राइमरी आगे होगा, यानी सेकेंडरी क्या होगा पीछे होगा, इसलिए लिखा है 30 डिग्री पीछे, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है स्टार डेल्टा, स्टार जो है पीछे है मतलब सेकेंडरी में है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा आगे होगा, क्या होगा आगे होगा, समझ में आ रहा है। चीज़ है प्लस माइनस इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप लिख दिए क्या 30 डिग्री लैगिंग मतलब पीछे, ठीक है 30 डिग्री पीछे, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री आगे, माइनस प्लस नहीं लगाना है कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 डिग्री आगे 30 डिग्री पीछे, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का मान क्या होता है। आपको बोलता है, आपको पता है कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है दोस्तों वहाँ पे दो चीज़ तो याद ही रखना होता है, क्या याद रखना है, देखो वोल्टेज का है वो करंट का संबंध। तो आपको पता है सर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बिल्कुल बराबर होते हैं, और लाइन करंट बोलिएगा तो √3 गुना फेज करंट होता है, ये दो चीज़ तो याद रखना है। अभी क्वेश्चन बात है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कहाँ पे दिख रहा है बराबर, तो आंसर दिख रहा है ये बी, सिंपल। 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन क्या चीज़ पे है, क्वेश्चन क्या चीज़ पे है, तो स्टार कनेक्शन पे है, क्या चीज़ पे है स्टार कनेक्शन पे है। स्टार कनेक्शन में कितना संबंध याद रखना है, तो दो ही संबंध याद रखना है, क्या है लाइन वोल्टेज जो होता है √3 गुना फेज वोल्टेज होता है, ठीक है, लाइन वोल्टेज जो होता है √3 गुना फेज वोल्टेज होता है। और क्या होता है, तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं बराबर होते हैं। सर एक और संबंध बता दीजिए, हम और याद करना चाहते हैं तो बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। इसमें क्या होता है लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है क्या होता है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है, ठीक है। लाइन करंट जो होता है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलता है, आगे रहता है। तो कौन आगे रहता है, तो आगे रहता है कौन लाइन वोल्टेज, कौन रहता है आगे, तो ये आगे रहता है, ये ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रखना चाहो तो वैसे इसका प्रयोग क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रख भी सकते हो नहीं भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन अब क्या समझ में आना चाहिए कि अगर आपको स्टार कनेक्शन में याद रखना है तो 3 बिंदु, तो ये तो आपको पता है, ये आपको पता है, खाली ये क्या रखना है कि लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है, बस। उत्तर क्या हो जाएगा अभी के लिए, अभी के लिए सर उत्तर तो बड़ा आसान है, ये हो जाएगा उत्तर, आंसर हो जाएगा बी, सिंपल है। अगला है 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन का क्या लाभ होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन का लाभ क्या होता है, तो डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार से होता है, इसका लाभ क्या होता है, सब ऑप्शन सही चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सही चलते हैं, ऑप्शन से छाटना आसान होगा। बोलता है न्यूट्रल उपलब्ध कराना, अब देखिए डेल्टा कनेक्शन का भी न्यूट्रल होता है जी, तो गलत हो गया, तो कोई बच्चा गलती से ए नहीं मार देगा, ठीक है। अब बोला तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बोल रहे हैं कम वोल्टेज देना, ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है हमेशा बराबर होता है इसमें, तो कम वोल्टेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। लो कम धारा देना, ऐसा कभी सुना ही नहीं है, कम धारा देना ऐसे सुना है नहीं सुना है, ये भी गलत है। तो हार्मोनिक्स को दबाना ये सही बात है, क्यों, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में जो हार्मोनिक्स होते हैं थर्ड हार्मोनिक्स क्या करते हैं, ये गोल गोल घूम के रह जाते हैं और लाइन में नहीं दिखते हैं, ठीक है, लाइन में जो है आपको नहीं दिखेंगे, लाइन जो है हार्मोनिक्स से मुक्त रहता है, ये फ़ायदा होता है, ये आपको बताए भी थे और ऐसे भी समझ में आ गया ऑप्शन कट करके। चलिए
तो वही देखिए बता रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो डेल्टा कनेक्शन जो होता है एक उनको बंद रास्ता मिल जाता है। किसको? तो थर्ड हार्मोनिक को जो है एक बंद रास्ता मिलता है और थर्ड हार्मोनिक जो है इसमें घूमते रहता है। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक मतलब तीसरा हार्मोनिक्स जो है वो क्या होता है, ये क्लोज रास्ता में घूमते रहता है। ठीक है, इसीलिए लाइन वोल्टेज में कभी भी आपको थर्ड हार्मोनिक देखने को नहीं मिलता है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक से मुक्त रहता है। तो यही हो जाएगा। इसीलिए आउटपुट क्या होता है, एक क्लीन और स्मूथ वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, तो डेल्टा कनेक्शन देखिए पहले तो नहीं न्यूट्रल नहीं होता है। दूसरा अनबैलेंस्ड लोड के लिए, असंतुलित लोड के लिए बहुत बढ़िया होता है, संभाल लेता है आराम से। क्यों संभाल लेता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड हार्मोनिक्स घूमने की जगह है इसलिए। और हार्मोनिक्स को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ये 3 बिंदु ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ क्या है भाई, हमको तो 2 लाभ समझ में आता है, ऑप्शन अभी हम देखे ही नहीं। ठीक है, स्टार कनेक्शन का फायदा क्या होता है? पहला फायदा क्या है, पहला फायदा सब बच्चा को पता है सर, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है न्यूट्रल रहने से? तो न्यूट्रल रहने से ये फ़ायदा होता है सर, न्यूट्रल रहने से ये फ़ायदा होता है सर कि अगर घरों में सप्लाई देना है, किसी घर में सप्लाई देना है तो कैसे दीजिएगा, तो कोई भी एक फेज़ को ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एक आप फेज़ को ले लीजिए और एक क्या कीजिए, एक न्यूट्रल को ले लीजिए, सप्लाई आप दे पाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे घर में चला गया एक आर फेज चला गया, एक चला गया ये वाला न्यूट्रल, सप्लाई चल गया, हमारे घर में पंखा उंखा चल रहा है मस्त फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कि सिंगल फेज जो है, सिंगल फेज सप्लाई दे पाते हैं। घरों में कौन सा सप्लाई आता है, तो सिंगल फेज सप्लाई आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? घरों में कौन सा सप्लाई आता है, तो सिंगल फेज सप्लाई जाता है घरों में। तो सिंगल फेज सप्लाई को आराम से दे पाइएगा, एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए सर, ये फेज वोल्टेज हो गया। फेज वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है, तो फेज वोल्टेज सर होता है लाइन वोल्टेज भागा √3, मतलब फेज वोल्टेज जो है घट जाता है। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज से कम होता है। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज से थोड़ा कम होता है। अब फेज वोल्टेज कम हो गया तो इंसुलेशन जो होता है, ठीक है, इंसुलेशन जो होता है, जो रबर लगाना होता है इंसुलेशन का, उसका मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इंसुलेशन कम लगाना पड़ेगा तो खर्चा बचेगा। 2 फायदा है, पहला फ़ायदा ये और दूसरा फ़ायदा ये। तो क्या दिख रहा है ऑप्शन में, देखिए हाई करंट, ऐसा कहीं पे नहीं पढ़ा आपने। न्यूट्रल उपलब्ध होता है, ये बड़ा फ़ायदा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अधिक शक्ति, ऐसा कुछ नहीं आपने पढ़ा। अधिक हानि, ऐसा आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कोई लिखा हुआ स्टार कनेक्शन क्या मिलता है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल मिलता है और हाई वोल्टेज साइड में इंसुलेशन का बचत हो जाता है। कॉस्ट हो जाता है, बच जाता है। इंसुलेशन बचत हो गया मतलब क्या हो गया, लागत जो है थोड़ा बच गया, थोड़ा पैसा क्या हो गया, बच गया। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया। पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल तार किस कनेक्शन में उपलब्ध होता है? इससे सरल सवाल तो क्या ही होगा। आपको पता है सर, 3 फेज ट्रांसफार्मर में 2 तरीके का कनेक्शन संभव है। एक तो सर डेल्टा और दूसरा सर स्टार। एक तो सर डेल्टा, दूसरा सर स्टार। स्टार में न्यूट्रल होता है लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। स्टार में न्यूट्रल होता है लेकिन डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, स्टार में न्यूट्रल होता है, डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। जहाँ पे आपका स्टार होगा वही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा, तो यहाँ पे तो कोई संभावना नहीं है कि उत्तर होगा। यहाँ पे स्टार स्टार है, यहाँ पे क्या है, स्टार स्टार है, तो यहाँ पे दोनों साइड में न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक है, इधर न्यूट्रल मिल जाएगा और इधर भी न्यूट्रल मिल जाएगा, 2 न्यूट्रल मिल जाएगा ना। यहाँ पे यहाँ न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, 2 न्यूट्रल मिल गया। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला है डेल्टा स्टार। तो एक तरफ डेल्टा हो गया, दूसरी तरफ स्टार हो गया, तो एक ही न्यूट्रल मिला है। अगला है स्टार डेल्टा। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रल मिल रहा है आपको, तो देखिए जहाँ पे स्टार स्टार है वहाँ पे आपको दोनों साइड में न्यूट्रल मिल रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेशेंस और आपकी मेहनत को मानना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इस यूट्यूब चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल नया है। ठीक है, बिल्कुल नया है और इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए रेगुलरली लाने वाले हैं। इस वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।